नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। दिवाली से 2 दिन पहले आज दस्तक में बात उन इशारों की जिन्हें सरकारें और राजनीतिक दल नहीं समझे, और राजनीतिक दल समझे तो फिर मुश्किल है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम से करीब 4.5 महीने पहले आज 13 राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। महंगाई, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों के बीच हुए इन उपचुनावों के परिणाम का राजनीतिक अर्थ क्या है? आज पहली दस्तक इसी सवाल और इन्हीं सवालों के साथ बाबू समझो इशारे। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। जिन्होंने गरीब का जीवन बदल दिया, ये उसका समर्थन है जनता। एनडीए इंटैक्ट था और हम लोग जानते थे कि निश्चित रूप से अमन भूषण हजारी जी जीतेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने यहाँ काम किया। हम लोग दोबारा 2023 में सत्ता में आने वाले। मोदी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो तमाम विपक्ष के राजनीतिज्ञों को एक साथ आना पड़ेगा। देश में 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट के नतीजे आए। धनतेरस पर विजय तेरस मनाने का काम बीजेपी के खेमे में भी दिखा। कांग्रेस के खेमे में भी। असल में नतीजे कहते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी गर्मी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आई, जहां बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मेदार माना। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई, और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। गैस के दाम 10 महीने में 300 रुपए बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में 29 रुपए तक बढ़ गए। क्या इसी महंगाई ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनावों में हिला दिया? जहां बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके मंडी की अपनी जीती हुई लोकसभा सीट को उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हारना पड़ा। 3 विधानसभा सीट में भी बीजेपी को अपनी ही 2 जीती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर फायदे के साथ 3 सीट पर विजयी रही। सवाल है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात और उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदलेगी? हिमाचल हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करने वाले राज्य के नाम से मशहूर है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महंगाई का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उठाया है, तो अब भाजपा को दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में 4-0 से मिली मात के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में खुश है। वजह ये कि कांग्रेस को 3-1 से हरा दिया। इस बार भी आज धनतेरस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के बाईपोल में बीजेपी ने अपनी पुरानी सीट पर जीत कायम रखी। 3 विधानसभा के नतीजों में देखें तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। हालांकि बीजेपी की परंपरागत रैगांव सीट को कमल से छीनकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन नतीजों का सियासी अर्थ अब जानिए। मध्य प्रदेश में इसी साल हुए दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली तक ये अटकलें लगने लगी थी कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर खतरा है। अब इस उपचुनाव में मिली जीत के बाद इन अटकलों को तो शिवराज सिंह चौहान ने समाप्त कर दिया है, लेकिन यूपी की सीमा से सटी अपनी परंपरागत रैगांव विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी को अब मंथन जरूर करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जमीन का यही असर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। नतीजों को समझने के लिए जरूरी है तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल,
जहां मई में चुनाव हारी बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई। मुख्य चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ बंगाल में खेला कर दिया। 4 सीटों पर बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी अपनी जीती जिताई 2 सीट भी हार गई। 4 सीट पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं। दिनहाटा सीट पर मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक सिर्फ 57 वोट से टीएमसी के आगे जीते थे। जुलाई में निशीथ प्रामाणिक केंद्र में मंत्री बन गए और विधानसभा सीट छोड़ दी। अब उसी दिनहाटा सीट पर बीजेपी जहां मई में 57 वोट से जीती थी, अब बीजेपी को 1,64,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा। हर बार यहाँ बाई इलेक्शन ऐसे ही होता है, पुलिस वोट कराती है जहाँ हमारे कैंडिडेट को अपना पोलिंग करने नहीं दिया जाता है, जहाँ बीजेपी को ना गाड़ी देते हैं, ना माइक देते हैं, ना रहने के लिए होटल देते हैं, और वहाँ पर ऐसा ही रिजल्ट होता है। 4 सीटों के नतीजे ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना वोट शेयर और बढ़ा लिया। आगे की कहानी क्या होगी? अब आगे क्या होगा? ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में और मजबूत हो चुकी है और ममता अब संभव है कि देश में विपक्षी एकता के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और जी जान से जुटेंगी, और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। पहले विधानसभा में हार, फिर पार्टी के नेताओं का टूटकर टीएमसी में जाना और अब उपचुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद पार्टी को नए सिरे से बंगाल के लिए रणनीति बनानी है। रणनीति तो अब बीजेपी को राजस्थान में भी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में किसी भी चुनाव में बीजेपी को अब तक की समझ लीजिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। धारियावाड़ सीट बीजेपी के कब्जे में थी। उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे नंबर पर यहां चली गई। वल्लभनगर में कांग्रेस ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन बीजेपी यहां चौथे नंबर पर चली गई। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि यहां पर पंजाब जैसे हालात नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत होंगे, मगर असली हलचल तो बीजेपी के खेमे में हो रही है, जहां पर बीजेपी एक विधानसभा सीट पर चौथे स्थान पर आई है और अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर गई है। वसुंधरा लाओ बीजेपी बचाओ खेमा अभी से सक्रिय हो गया है। आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में झगड़ा बढ़ेगा। उठा पटक तो नीतीश को कुर्सी से हटाने में जुटे तेजस्वी और कांग्रेस के रिश्तों में भी अभी और बढ़ सकती है। जहां लालू प्रसाद यादव के लंबे अरसे के बाद चुनाव प्रचार में जुटने के बावजूद आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पाई। जहां कांग्रेस के अलग होकर लड़ने से क्या तेजस्वी नीतीश के तीर का सामना नहीं कर पाए? बिहार में उपचुनाव के नतीजों की बड़ी खबर पहले देखते हैं। पहली बात, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह जेडीयू ने सीट जीतकर नीतीश कुमार को मजबूत किया, अपनी सीट बचा कर रखी। दूसरी बात, कांग्रेस और आरजेडी एक होकर लड़ते तो संभव है कि तारापुर सीट पर उलटफेर हो पाता। तीसरी बात, बिहार में अभी कांग्रेस अकेले लड़ने की हालत में कतई नहीं। कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडीयू के प्रत्याशी को। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने जेडीयू को बीजेपी के तनातनी से और तेजस्वी के तंज के बीच संजीवनी दी है। मंथन कांग्रेस और तेजस्वी को करना है कि साथ मिलकर लड़ने में फायदा है, अलग लड़ने में नुकसान। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के बीच खिचखिच कम होगी, इसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के अलनाबाद की सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला दोबारा जीते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफे से ही इस सीट पर दोबारा चुनाव कराया गया है। आज तक ब्यूरो। इशारे क्या वो सरकारी बाबू और सरकारी सिस्टम में बाबू साहब बनकर बैठे लोग भी समझेंगे, जो रोज 7 घंटे काम करने के बदले 50 रुपए पाने वाली महिला रसोइयों का अधिकार भी समय से नहीं देते। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील बनाकर बच्चों को खिलाने वाली करीब 4 लाख महिला रसोइयों का 8 महीने से पैसा रोक कर रखा गया। महिलाओं ने दस्तक दी, अब जाकर 4 महीने का उनका अधिकार का पैसा जारी होने लगा है। हम 50 रुपया
रुपया लायक के हमें मेरा काम नहीं है, 100 रुपया लायक के। 9 महीने तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे? पैसा नहीं मिले तो कैसे का हो? कौन का माटी थोड़ी खाए के मने जी ना। हर महीने नहीं आए तो 2 महीने 3 महीने के तो आ ही जाए, और इतना बड़ा त्योहार है। सरकार हमारे लोग को मजबूरी नहीं समझता। बच्चे पढ़े, स्वस्थ रहे, गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पौष्टिक खाना मिले, देश का भविष्य सुरक्षित रहे, इन सब की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं लाचार हैं। जब महीने 2 महीने नहीं बल्कि 8-8 महीने तक इनके मेहनत का मानदेय देने में सिस्टम लचर हो जाए। कौन हैं ये लोग जिनसे सरकारी व्यवस्था ने काम करा के गेहूं में घुन की तरह मानकर इनकी खुशियों को चाल कर अलग कर दिया? जब आप त्योहार में अपनी कंपनी से बोनस पाए होंगे, तोहफा अपने दफ्तर से लाए होंगे, जब त्योहार मनाने का पैसा हर घर के लिए जरूरी होता है, तब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील का खाना बनाकर देने वाली रसोइयों के साथ क्या अन्याय हुआ? उत्तर प्रदेश के 1,68,768 स्कूलों में 18 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 3,95,000 से ज्यादा रसोइयां खाना बनाती हैं। जब मजदूर को भी 350-400 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है, तब मिड डे मील का जिम्मा उठाने वाली रसोइयों को सिर्फ दिन के 50 रुपए दिए जाते हैं, और महीने की कुल 1500 रुपए देने में हालत ये कि 8 महीने बाद जाकर वो पैसा देना सिस्टम को याद आ रहा है। खर्चा नहीं चल रहा, 4 लड़के हैं, कैसे उनको पढ़ाई, कैसे लिखाई, कैसे का करी? जब पैसे नहीं मिले तो कैसे का हो? कौन का माटी थोड़ी खाए के मने जी ना। जब महंगाई की आग चारों तरफ चल रही है, तब क्यों इन महिला रसोइयों की उम्मीदों पर कुनीतियों का बेलन चल गया? ये वो लोग हैं जिन्हें 12 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती, मई जून में इनका वेतन नहीं आता, बाकी जब देना होता है तब उन्हें महीनों लटकाकर झेलाया जाता है। 9 महीने से पेमेंट नहीं आवा और पूरा क्लास में झाड़ू लगाते हैं। 12 महीने की तनख्वाह नहीं आती, 10 महीने की तनख्वाह आती, वो में बस 9 महीने की तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे? जितने रुपए का बर्गर एक बच्चा एक बार में खाकर शहर में छोड़ देता है, उससे भी कम 50 रुपए दिन भर के नाम पर सुबह से शाम तक ये महिलाएं पाने के लिए सरकारी स्कूलों में काम करती हैं। इन रसोइयों के कर्तव्य तो दीवार पर छपवा दिए गए, ये बताते हुए कि कैसे ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षित स्वस्थ बनाने वाला खाना बनाना है, लेकिन इनके हक का पैसा समय पर देने का कर्तव्य भुला दिया गया। जब राम किशोरी जैसी गरीब महिला रसोइयों को भगवान भरोसे त्योहार मनाने की नौबत आ गई है। नहीं चल पाते भैया, ऐसे चलाए रहे, गुजर कर रहे, कैसे माने, जैसे भगवान माने तैसे मानिए। इसी कारण पिछले हफ्ते यूपी में रसोइया महासंघ के बैनर तले इन महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा, ताकि अब तो वेतन मिल जाए। अब सोचिए, एक दिन का 50 रुपए का अपना हक पाने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े, तो क्या है हकीकत उस व्यवस्था की जिसमें दावे बड़े बड़े होते हैं। निश्चित तौर पर किसी का भी मानदेय अगर कहीं विलंबित होता है तो निश्चित तौर पर उससे परेशानियां भी होती है, क्योंकि उनके भी घर का बजट चलना होता है। कुछ कठिनाइयां कुछ कारणों से, प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है, लेकिन जल्दी ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। सरकार ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 8 महीने तक पैसा किसी गरीब का रोक कर रखना कैसे कोई तकनीकी खामी हो सकती है? रसोइयों के आंदोलन के बाद अब 8 महीने से रुका पैसा जारी करना शुरू किया गया, वो भी कितना, जरा सुनिएगा। मार्च, अप्रैल, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों का मानदेय शासन द्वारा रिलीज किया गया है। उन लोगों को तो 8 महीने का बाकी है, लेकिन अभी शासन से जैसे ग्रांट उसकी भी आएगी वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तो 4 महीने की ही ग्रांट आई है हमारे पास। किसी के हक का पैसा एहसान की तरह देने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनके कारण वक्त पर महिला रसोइयों को पैसा उनके हक का नहीं दिया गया। अब दिया भी जा रहा है तो आधा अधूरा। यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों का पेट भरने वाली रसोइया महिलाएं, जिनकी तादाद 4 लाख के करीब है, 8 महीने से अपने मानदेय के लिए तरस रही हैं। उनके घरों में अब आर्थिक संकट है। अधिकारियों का मानना है कि मानदेय की प्रक्रिया इस समय चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 8 महीने से
क्यों नहीं इन महिलाओं को उनका हक दिया गया जो अब त्योहार के समय अपना घर चलाने के लिए तिनके तिनके को मोहताज हो गई हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। पंजाबी फोक सॉन्ग शायद आपने सुना हो, बाजरे दा सिट्टा। किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फिर शॉर्ट वीडियो, हर कोई अपनी रील इसी पर एक बार अवश्य बनाता है, बाजरे दा सिट्टा। हमारी कहानी किसी की वीडियो की नहीं है, उस बाजरे की है जिसे उगाने वाला किसान राजनीति के बीच हर साल फंसकर सिर्फ नुकसान उठा रहा है। क्या किसानों की समस्याओं के निशारों को भी समझा जाएगा? कांग्रेस कहती कि एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बनाए, बीजेपी की केंद्र सरकार बाजरे पर एमएसपी तय करती है। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार उस एमएसपी पर खरीद नहीं शुरू करती। बीजेपी की केंद्र सरकार कानून बनाती है कि किसान कहीं भी जाकर उपज बेचे, लेकिन राजस्थान के किसान को हरियाणा में बाजरा लाकर बेचने पर वहां की बीजेपी सरकार रोक लगा देती है। इस तरह किसान हितैषी होने की राजनीति के खेत में किसान खड़ा रह जाता है। या तो सड़क पर बाजरा रखकर इंतजार करते हुए कि सरकार खरीदेगी, या फिर मंडी में औने पौने दाम अपने हाथ में उस फसल के लिए पाता है जिससे घर का खर्च चलने की उम्मीद रहती है। बाजरे पर बंजर की जाती किसानों की उम्मीदों को समझने के लिए पहले बाजरे के बारे में जान लीजिए। बाजरे की घुघरी हो, बाजरे की खिचड़ी हो या बाजरे की रोटी हो, शहरों में वजन घटाने के लिए लोग यही बाजरा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में यही बाजरा कंट्रोल करता है। भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण यही बाजरा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और डायबिटीज तक से लोगों को बचाने का गुण बाजरे में होता है। लेकिन शहर को बीमारियों और डॉक्टरों की मोटी फीस से बचाने वाला बाजरा जो किसान उगाता है, उसके साथ छल हो जाता है। हजारों किसानों को सैकड़ों करोड़ के नुकसान से बचाने वाली दस्तक देने आज तक संवाददाता उतरते हैं। राजनीतिक पक्ष बाजरे की राजनीति का पता करने शरद कुमार पहुंचे। मंडी से किसान की हालत आप तक पहुंचाने के लिए देवांकुर वधावन ने जिम्मेदारी उठाई। राजस्थान की गिनती बाजरे की उपज को लेकर देश के अग्रणी राज्यों में होती है। यहाँ प्रति वर्ष 4 करोड़ क्विंटल बाजरे की पैदावार होती है, पर प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल 3200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जब मुद्दा उठाती हैं, तो क्या कहती हैं? जरा पहले इसको सुनिए। सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। सवाल है कि फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्यों नहीं किसानों की सुनती? क्यों राजस्थान की मंडी में बाजरा किसान लेकर आया तो खरीदने वाली सरकारी नीति और नियत दोनों गायब है? देश का 75% बाजरा राजस्थान के किसान उगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसका पैसा पाते हैं? जवाब देखने के लिए अब राजस्थान की राजधानी की सड़कों को देखिए। ऊंट पर किसानों को बैठा कर लाया गया, पीछे ऊंट गाड़ी पर बाजरे की बोरियां हैं। क्या बाजरे के दाम को लेकर सरकार के आगे बीन बजावे और सरकार न सुन पाए वाली हालत है? राजस्थान में बम्पर बाजरा हुआ है, सरकार कम से कम खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित कर रखी है। उसका फायदा राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अब सरकार अगर जागती भी है और खरीदती भी है विलंब से, तब तक होगा क्या कि किसानों को पैसे की जरूरत होती है, वो औने पौने भाव में बेच आएंगे मंडियां, और फिर क्या है कि बिचौलिए उसे एमएसपी पे खरीदेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। अब बाजरा राजस्थान की सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान अगली फसल बोने का पैसा कहां से पाए? इसलिए 800-900 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे पर वो किसी को भी बाजरा बेच देने को मजबूर है। राजस्थान विधानसभा में यह कानून पारित किया गया है कि एमएसपी पर नहीं खरीदने पर जेल हो सकता है, अपराध है एमएसपी पर नहीं खरीदना। जो सरकार ही राजस्थान के अभी किसानों के साथ अपराध की भागीदार है, उनसे सवाल करिए तो जवाब मिलेगा। केंद्र बताए कहां से खरीदे।
कुल मिलाकर कहानी ये कि बाजरे दा सिट्टा गाने पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। करोड़ों लोग भारत में बाजरे दा सिट्टा गाने पर रील अपनी बना सकते हैं, लेकिन बाजरा उगाने वाला किसान बाजरे की सियासत में फंसा रह जाएगा, इस साल भी हर साल की तरह। देवांकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे अयोध्या की दिव्य दिवाली। अयोध्या में इस बार दिवाली पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बुधवार यानी कि कल अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दीपक जलेंगे। 9 लाख से ज्यादा दीपक तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंच चुकी है अयोध्या और अब बस इंतजार रिकॉर्ड बनने का है। यह रिकॉर्ड श्री राम की नगरी अयोध्या में बनने जा रहा है। 12 लाख से ज्यादा दीपक एक साथ कल जल उठेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। देश भर से हजारों लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जिनके लिए इस बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस बार रामलला के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की किरणें सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है, लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का ये प्रकाश एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पौड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ, मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पौड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। हालांकि कल दीपोत्सव है और आज इसका रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा आसमान जो है वो इस लेजर शो से उज्ज्वलित हो उठा है। जो दृश्य है वो रोज देखने को नहीं मिलता है। इस दृश्य के लिए लोग अलग अलग जगहों से अयोध्या आए हैं और आप इस की तस्वीर यहाँ पर आज तक पर लगातार देख रहे हैं। और ये बस एक शुरुआत है। कल दीपोत्सव में यही सारी चीजें एक और बड़े लेवल पर चलने वाली है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल भव्य बनाती जा रही है। 2017 में राम की पौड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी में चमकेगी। बड़ी दुर्दशा की स्थिति थी। गलियां नालियां बजबजाती हुई, गलियां टूटी हुई, सड़कें उखड़ी हुई, खराब स्थिति थी। राम की पैड़ी जहां पर दीपोत्सव होता है वहां गए तो वहां पर इतनी जगह भी नहीं थी जहां पर हम दीपक जला सकें। 51,000 दीपक हम लोगों ने जलाया उस साल। उसके बाद तय किया कि अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी को बनवाया जाएगा, गलियों को ठीक किया जाएगा, नालियों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को ठीक कराया जाएगा। ये सब ठीक करा करके हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गौरव होता है कहने में कि साल भर के अंदर ये सब चीज़ों को किया गया और 2018 में 3,01,000 के दीपक जले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस बार अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। 500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में दिवाली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे पहले हमने नहीं देखा था ऐसा।
कि क्या है, कैसा होता है। आज बहुत अच्छा लगा देख के हमारे को। हम खुद 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और स्पेशली इसलिए आए हैं, हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार बनाया उन्होंने, बहुत शानदार। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को पहले से कहीं भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर सरयू तट तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। तो अयोध्या की ये आपने ताज़ा तस्वीरें देख ली, आपने देख लिया कि कैसे अयोध्या की चमक दमक पूरी दुनिया में बिखर रही है। लेजर शो वहां पर हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें दीपोत्सव पर टिकी हुई हैं जो कल होगा। कैसा होगा इस बार का दीपोत्सव, किस तरह की है उसकी तैयारी, आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बनने वाला है ये एक विश्व रिकॉर्ड। दुल्हन की तरह सजी और सवरी ये राम की नगरी अयोध्या है, जिसका कोना कोना आपको इस बार के दीपोत्सव की खबर देगा। अयोध्या में कदम रखते ही सड़क पर बनाए गए ये स्वागत गेट आपको याद दिलाएंगे कि इस बार दिवाली पर अयोध्या में कुछ खास होने जा रहा है। ये 5वां साल है जब अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। फर्क बस इतना है कि इस बार दियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगी। अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है, जिसकी तैयारी यहाँ काफी जोर शोर से हो रही है। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि मामला सिर्फ दियों को जलाने भर का नहीं है, बल्कि उनके जरिए भगवान राम की जिंदगी के पलों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश भी इस बार हो रही है। दिव्य दीपोत्सव का मौका है और अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग में वापस जाने को बेताब है, बेकरार है। ये तस्वीरें आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ से, ये राम की पैड़ी है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक तौर पर दिए सजाए जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एक प्रसंग है रामायण का, जिसमें केवट भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं, और ये वही प्रसंग है जिसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी गई है। ऐसे कई रामायण के प्रसंग दियों के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए राम की पैड़ी पर लगाने की कोशिश करी गई है। बच्चों को आप देखेंगे यहाँ पर, बच्चे अलग अलग स्कूल से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वॉलंटियर्स जो है 12,000 लगभग लगाए गए हैं, जो लगातार दियों को सजा रहे हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या शहर के सभी स्कूल कॉलेजों के छात्रों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पैड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही हैं। हमारी टीम को ऐसी कुछ छात्राएं धागे से दियों को एक लाइन से सीधी करती हुई मिली। पूरा एकदम एक लाइन से कर रहे हैं ताकि जो है कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। क्या बताया गया, टीचर्स ने क्या बताया? बताया है कि यहाँ का आप वो दिए सजाइए और तैयारी करिए। इसका हिस्सा बन के मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो हम दियों को सीधा करा रहे हैं जिससे जलाने में आसानी हो और जल्दी दिए भी जल जाए हमारे। मतलब घाट दर घाट अलग अलग इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। आपके घाट में कितने? 36,000। 36,000 दिए, 36,000 समथिंग लगभग। तो 9 लाख है यहाँ पे। हाँ, ओवरऑल 3200 घाट पे 9 लाख समथिंग दिए। 9 लाख से ज्यादा दिए जलाकर प्रशासन की योजना अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की है। इसे जांचने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के दियों को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। इसके लिए आयोजकों ने हर एक मिट्टी के दिए के लिए 40 मिलीमीटर तेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डीएम अयोध्या नीतीश कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, लगातार बच्चे यहाँ पर लगे हुए हम देख रहे हैं, काफी भारी संख्या में बच्चे हैं और लगातार यहाँ पर दिए लग रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने क्या हिदायत दी? नहीं, यहाँ पे 12,000 हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो स्कूल और कॉलेजों के हैं, और ये लोग बेहतर तरीके से दीपक को व्यवस्थित कर रहे हैं। और फिर इसके बाद फिर तेल डाला जाएगा इसमें, और उसके बाद फिर कल प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा कल का। तो ये बेहतर व्यवस्था है। सब कुछ हम लोगों ने 9 लाख दिए यहाँ पे घाट पे लगाने का प्रयास किए हैं और 3 लाख विभिन्न शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाएंगे हम लोग। टाइमिंग्स को लेकर सर दर्शक जानना चाहते हैं, कल कितने बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होना है, कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम के कई रूप हैं और अलग अलग स्थलों पे हम लोग का कार्यक्रम होना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी है यहाँ पे, और माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन भी आ रहे हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम का जो मेन स्वरूप है वो हमारा साकेत कॉलेज से 13 झांकियां निकलेगी जो राम कथा का चित्रण करेंगी, और वहाँ झांकियों को रूट होगा और वो अपने निर्धारित रूट से राम कथा पार्क तक आएगी। और राम कथा पार्क में जो हमारा जो राम और सीता के जो रूप हैं उनका अवतरण होगा। हेलीपैड वहीं है, वहाँ अवतरण होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका स्वागत करेंगे। पिछले 5 दिनों से अयोध्या की राम की पैड़ी में इसी तरह से दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें घाटों की सफाई और दीपकों की संख्या को गिना जाना शामिल है।
लेकिन अयोध्या के घाटों पर दियों को जलाने के साथ साथ रामायण के चित्रों को भी उकेरा जा रहा है। यहाँ कहीं आपको सीता की अग्नि परीक्षा दिखेगी तो कहीं पुष्पक विमान का दृश्य। जिन 12 लाख दीपों से अयोध्या चमकेगी उसे 90,000 गाँव से मंगाया गया है, जिसमें वाराणसी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिले शामिल हैं। सरयू के तट हो या फिर अयोध्या की सड़कें, राम की नगरी में उनकी गाथा को अमर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लेजर लाइट में भव्य रामायण का हेरिटेज लुक में शो दिखाया जाएगा। इसके अलावा रामायण के प्रसंगों पर आधारित 11 झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। इन 11 झांकियों में त्रेता युग की झलक साफ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 5 दिनों के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है, ताकि सारी दुनिया तक अयोध्या की चमक बिखेरी जा सके। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार अयोध्या आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही योगी आदित्यनाथ एक विशेष उद्देश्य से अयोध्या आए थे। दरअसल अफगानिस्तान की एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने काबुल नदी का पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था ताकि वो उसे अयोध्या भेज सकें। क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। कि ये नगरी जो है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की सबसे सुंदर नगरी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति का केंद्र अयोध्या है, इसीलिए योगी सरकार आने के बाद अयोध्या की सूरत ही बदल गई है। इस बदलती अयोध्या को लेकर दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया। सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो राम मंदिर का जहाँ पर निर्माण हो रहा है, बिल्कुल गर्भगृह में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। और जैसा कि उन्होंने पहले बताया, जो काबुल से उस बच्ची ने जल भेजा है काबुल नदी का, और काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर यहाँ पर वो अर्पित करेंगे। काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए, यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान की एक बेटी ने काबुल नदी का ये पानी प्रधानमंत्री मोदी को भेजते हुए गुजारिश की थी कि इस जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया जाए। इसीलिए अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर रामलला की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान से आए इस काबुल नदी के पानी को गंगा जल में मिलाकर राम मंदिर निर्माण स्थल पर डाला। दरअसल काबुल से इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जल भेजा था। आतंकवाद के साये में वहां पर जी रही बच्चियां और उनकी पूरी कहानी, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास जिसके साथ ये जल उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा है, ताकि वो इस मंदिर में और मंदिर निर्माण की नींव में यहाँ पर अर्पित हो। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की तरफ से करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस तरह योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की बच्ची की इच्छा का सम्मान किया, जिसने एक बार फिर दिखाया कि योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में अयोध्या नगरी सबसे ऊपर है, जहां वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 बार आ चुके हैं। जिससे सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति राम के बगैर अधूरी है। आज तक ब्यूरो।